क्लास 9 चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। सो फ्रांस में जो लोगों को 3 कैटेगरीज में बांट रखा था, पहले क्लर्जी, नोबेलिटी एंड देन पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, यही सारे आते थे। अब क्या है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था, जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस था वो एक एन एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood are endangered। मतलब कि लुईस 16 के द्वारा मतलब कि ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट किया था उसने कि लोगों को ना अपनी बेसिक लाइवलीहुड के लिए भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था। कुछ उसने भी क्रिएट किए एंड देन कुछ नेचुरली हुए, तो दैट्स वाई लोगों को बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। कारण क्या थे कि इसी को सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, कि जब लोगों को अपनी ही बेसिक लाइवलीहुड के लिए जीने के लिए प्रॉब्लम को फेस करना पड़े बहुत ज़्यादा। एंड देन रीज़न क्या थे कि क्योंकि एक और रीज़न क्या थे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। 1715 में 23 मिलियंस थे एंड देन 1789 में कितने में लोग हो गए, 28 मिलियंस हो गए। सो प्रोडक्शन चाहिए फूड ग्रेन्स की, बट वो नहीं हुई थी। और क्या कारण थे, क्योंकि जो ड्रॉट और हेल की वजह से वहाँ पे मतलब नेचुरली ये प्रॉब्लम हो गई। एंड देन क्या हुआ कि ये तो फसल तो ख़राब हो गई इसके कारण। और क्या हुआ, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा क्योंकि अब फूड ग्रेन्स तो है नहीं, तो द प्राइस ऑफ ब्रेड की प्राइस क्या हुआ, वो इंक्रीज़ हो गए क्योंकि लेने वाले इतने ज़्यादा और जो ब्रेड है उसकी तो कमी है क्योंकि प्रोडक्शन तो हुई नहीं। एंड देन वेजेस डिड नॉट, लोगों की जो वेज थे वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन मार्केट में जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज़ हो जा रहे थे। एंड देन ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस ऑन द एंड ऑफ द प्रिविलेजेस। मतलब कि इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। सो थर्ड स्टेट में से एक क्लास इन उभर के आई, उनका तो कौन थे वो, मिडिल क्लास। सो पीजेंट्स, वर्कर पार्टिसिपेट। अब लोग क्या थे कि बहुत परेशानी हो रही थी, तो वो क्या लोगों के अगेंस्ट होने लगे। जो उनका राजा था लुईस 16, उसके अगेंस्ट होने लगे क्योंकि देखो उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि टैक्सेस हाई कर दे रहा है जो किंग है लुईस 16, वो मतलब वो सोच रहा था कि अब टैक्सेस है उसे हाई किया जाएगा और फूड स्कैरिसिटी, खाने की भी कमी है, टैक्स भी हाई हो जाएगा, तो फिर वो खाएंगे क्या और देंगे क्या। एंड देन जैसे कि इन मिडिल क्लास लोगों में 2 तरह के लोग थे, मतलब कि है तो ये थर्ड स्टेट के लोग, लेकिन इसमें भी 2 तरह के लोग थे, एक प्रॉस्परस एंड एक एजुकेटेड। मतलब कि कैसे वो लोग एजुकेटेड कैसे बने, क्योंकि थर्ड स्टेट में तो लोग ज़्यादातर इलिटरेट ही थे। बट मतलब कि जो कुछ लोग थर्ड स्टेट में प्रॉस्परस भी हुआ करते थे, तो जो प्रॉस्परस हुआ करते थे वो अपने बच्चों को पढ़ा देते थे एंड पढ़ाते थे, कहीं दूर अच्छी कोचिंग दिलवाते थे क्योंकि सारे उसमें एजुकेशन के वैल्यू को समझते थे। इसलिए तो जब लोग पढ़ जाएंगे तो फिर वो डिमांड करने लगेंगे, जब वो सारी चीज़ें समझने लगेंगे। अब देखो इन लोगों का साथ दिया कुछ फिलोसोफर्स ने, जैसे जॉन लैकी। इन्होंने ट्रू ट्रिटी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया इन लोगों को, क्योंकि ये लोग भी इनकी डिमांड करने लगे। इन्होंने बताया कि जो सॉर्ट टू रूट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्की। मतलब कि जो लोग कहते थे, मतलब जो ये किंग थे, ये कहते थे कि हमें जो है वो गॉड ने चुना है एंड हम जो कहेंगे वो सब सही है। हम एक दिव्य शक्ति हैं, शक्ति की तरह है जो हमें गॉड ने भेजा है। तो वो ये बताते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो
जो उनके पास है वो भी हमारे पास है, मतलब कि हम थर्ड स्टेट में इन्होंने डाला है, बट जैसे उनके भी दो पैर हैं हमारे भी दो पैर हैं, दो आँखें हैं उनकी भी दो आँखें हैं। तो ये हमें ये बताते हैं कि ट्रू चीज़ ऑफ गवर्नमेंट में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। मोनार्की में मतलब हमें लोगों को राइट्स देने चाहिए, सारे इक्वल हैं। एंड देन जीन जैक्यूज शूज़ क्या बताते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ, इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसमें क्या बताया था इन्होंने, फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटर्स, इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब कि इन्होंने बताया कि लोगों के बीच में इक्वल वोटिंग होनी चाहिए ताकि हमें अपना अधिकार हो, हमें अपना राजा चुनने का अधिकार हो, और ये वोटिंग राइट इक्वल सभी को मिलनी चाहिए। बिकॉज जो थर्ड स्टेट थे वहाँ पर दो लोगों की, मतलब कि ऐसा माना जाता था कि दो लोग हैं, वोट एक का माना जाएगा। और जो ऊपर के फर्स्ट और सेकंड स्टेट है उनकी वोटिंग एक ही माना जाता था, मतलब 1 person to 1 वोट। बट थर्ड स्टेट के साथ ऐसा नहीं होता था, तो उन्होंने ये बताया कि एक मेंबर और एक वोट। मॉन्टेस्क्यू एंड मॉन्टेस्क्यू मतलब कि ये 3 फिलोसफर थे जिन्होंने अपने अपनी सजेशंस को दिए एंड बताया कि क्या सही है क्या नहीं सही है। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मतलब कि इसमें ये बताया था कि डिवीज़न ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, मतलब कि पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, इन्होंने ये बताया। एंड देन अब लोग भी एजुकेटेड हो चुके थे, कुछ लोग थर्ड स्टेट में से, एंड देन फिलोसफर्स ने भी इनको ये सारी चीज़ें बताई कि मतलब ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। देन आफ्टर द टॉक ऑफ डिस्कस्ड पब्लिक प्लेस, एंड देन फिर लोग, जैसे कि होता है ना कि फिर ये सारी बातें अफवाह की तरफ, मतलब रूमर्स फैलने लगा लोगों के बीच में, क्योंकि ये अच्छे के लिए था लोगों के लिए, और लोग भी समझने लगे क्योंकि वो तो एजुकेटेड हो ही चुके थे। एंड देन कहीं पे भी किसी भी शॉप पर ये सुनते थे, और जो इलिटरेट थे तो वो लोग समझते थे बातों को सुनकर इन तीनों के फिलोसफर्स को, एंड मतलब कि क्या सही है क्या नहीं सही है, कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए एंड सब चीज़ इक्वल होना चाहिए। एंड देन लुई 16 ने फिर क्या प्लान किया कि वो इम्पोज कर देगा टैक्सेस फिर से, मतलब कि वो लोगों के बीच में टैक्सेस को इम्पोज कर देगा एंड हाई कर देगा उसके टैक्सेस को। अब लोगों के बीच में वो एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ये प्रिविलेज, जो मतलब राजा के जो अगेंस्ट ना उन्होंने गुस्सा आया और प्रोटेस्ट, वो सोचे कि इनके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करेंगे। एंड देन क्या हुआ कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, लुई 16 प्लान्स टू, मतलब ये है कि वो प्लान कर रहा था कि वो क्या करेगा, टैक्स को इंक्रीज कर देगा। देन ही कॉल द स्टेट जनरल। अब स्टेट जनरल क्या था कि जो लुई 16 था वो खुद से सारे काम कर सकता था, बट वो टैक्स को खुद से नहीं इंक्रीज कर सकता था, उसे सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा। मींस कि जैसे कि फर्स्ट स्टेट में से भी, सेकंड स्टेट में से भी और थर्ड स्टेट में से भी लोगों को बुलाना पड़ेगा। जैसे कि अगर फर्स्ट में से 300, इसमें से 300, और देखो सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो थर्ड स्टेट में थे, तो इसमें से 600 लोग, तो इसी को हम बोलते थे स्टेट जनरल। ताकि मतलब और सारी बातें तो वो खुद से कुछ भी लोगों के ऊपर थोप सकता है, लेकिन जब उसे टैक्स बढ़ाना है तो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं स्टेट जनरल। ठीक है, नाउ अब स्टेट जनरल क्या था, मतलब ये बताया है, द स्टेट जनरल वेज टू पॉलिटिकल बॉडी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, द स्टेट जनरल वॉज पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो 3 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड नाउ हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिक्लाइन द व्हेन दे कॉल अ मीटिंग, मतलब कि जो मोनार्क था वो, जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में, एंड देन अब जो मीटिंग हो रही है वो 5 मई
1789 को हो रही है। यहाँ पर मैंने यही सारी चीज़ें बताई है कि फर्स्ट स्टेट में से 300 लोग, सेकंड स्टेट में से इतने लोग, और थर्ड स्टेट में तो बहुत सारे थे क्योंकि इसमें पीजेंट्स भी थे, लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट, ये सारे थे। इसमें से 600 लोग आए। एंड देन ये मीटिंग हो रही थी 5 मई 1789 को। कहाँ पर? एट द हॉल ऑफ वर्सेलिस। यहाँ पर लोग बैठे। अब इतने सारे लोग थे तो इस तरफ 300, इस तरफ 300, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के। एंड इनको तो बैठने का वो ही नहीं था, तो कुछ लोग थर्ड स्टेट के यहाँ खड़े थे, कुछ यहाँ खड़े थे। एंड इतने ज़्यादा लोग थे तो कुछ लोग बाहर थे। एंड देन क्या हुआ कि जो राजा था वो डिमांड, ये लोग जो थे उन्होंने ये डिमांड कर रहे थे कि एक तो टैक्सेस का हाई करने को, और सारे लोग आना चाहते थे अंदर, पर सबको कैसे, इतने सारे ज़्यादा लोग थे, तो इन्होंने कहा कि आप अपनी बातों को लेटर्स के थ्रू बता दो। तो उस समय 40,000 लेटर्स को लिखे गए थे लोगों के द्वारा। जिन्हें नहीं लिखना आता था उन्होंने लिखवाया लेटर्स को, क्योंकि सारे लोग अपनी सजेशंस को देना चाहते थे इन फ्रंट ऑफ लुई 16। देन क्या हुआ फिर, लोग जो थे वो क्या, इधर क्या हुआ फिर, जो मीटिंग हो रही थी इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट है उनके इक्वल 1 पर्सन 1 वोट होगा। लेकिन थर्ड स्टेट में क्या था कि वहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट नहीं था। इसीलिए जो लोग थे वो बिल्कुल मतलब कि असहमत हो गए इससे, कि ऐसा नहीं है मतलब कि थर्ड स्टेट को भी राइट होना चाहिए 1 वोट का। तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, मतलब कि बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। एंड देन 20 जून 1789 को क्या हुआ, ये लोग फिर से इकट्ठे हुए कहाँ पर, इंडोर टेनिस कोर्ट। मतलब यहाँ पर सारे थर्ड स्टेट के मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे इस जगह इंडोर टेनिस कोर्ट के एक ग्राउंड में इकट्ठे हुए, वर्सलीज में ही है जो। और वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारी एक खुद की नेशनल असेंबली होगी, ठीक है, जो चलाया जाएगा मतलब कि उसमें हर लेट 2%। अब इन्होंने कहा कि हमारी खुद की एक नेशनल असेंबली होगी जिसमें से वो हमारे द्वारा चुने जाएंगे। मतलब कि जैसे कि थर्ड स्टेट है वो चुनेंगे अपनी नेशनल असेंबली में के लोगों को। एंड देन वो जाएंगे मतलब कि थर्ड स्टेट एंड में एंड फर्स्ट स्टेट के बीच में, मतलब अब जो भी उनको सही लगता है वो करेंगे हमारे लिए। तो यही था। और ये नेशनल असेंबली का साथ इन्होंने भी दिया मिरापियो एंड एबेशियस, इन दोनों ने भी साथ दिया, जो बिलोंग करते थे एक नोबल फैमिली से। और जो ये एबेशियस जो थे वो एक प्रिस्ट थे। सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ चुकी थी, एमपीटी हो गई थी, ट्रेसिंग जो थी उनकी वो सारी खाली हो चुकी थी, प्राइस इतने हाई हो रहे थे। सो वुमेन्स थी वो इतनी नाराज़ हो गई थी और वो उनके मन में इतनी गुस्सा थी कि मतलब उन्हें खाने के लिए भी इतना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। देन वो सारी जो वुमेन्स थी वो रोड पर आ गई और इकट्ठे होके शॉप्स पर मतलब कि वो तोड़ फोड़ करने लगी एंड पत्थर फेंकने लगी। मतलब बहुत गुस्सा आ गया था। एंड देन फिर क्या हुआ कि किंग को पता चला तो उन्होंने ट्रूप्स को भेज दिया मतलब कि ट्रूप्स को भेज दिया। एंड देन 14 जुलाई को जो बास्टिल का प्रिजन था, मतलब बास्टिल एक प्रिजन है, वहाँ सबको डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पे बास्टिल के प्रिजन को। देन फिर क्या हुआ कि ये र्यूमर्स फैल गई, मतलब कि एक तो जनता वैसे भी गुस्सा, और फिर जब किंग ने ये ऑर्डर दे दिया, ट्रुप्स को भेज दिया, मिलिट्री को भेज दिया लोगों के बीच में, तो लोगों को लगा कि ये जो ट्रूप्स आ रही है वो हमें मारने के लिए आ रही है। देन उसके बाद फिर लोग और ज़्यादा मतलब नाराज़ हो गए एंड वो झगड़ने लगे इनसे, ये सब इनसे। देन फिर यहीं से स्टार्ट होता है 14 जुलाई से फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड देन फिर ये अफवाह फैल गई कि जो कंट्री साइड में रहते थे कि जो मतलब कि ये यहाँ जो लड़ रहे हैं
जो मतलब लोग लड़े हैं, फाइट कर रहे हैं, ट्रूप्स और वुमेन्स जो झगड़ रही हैं, वो यहाँ कंट्री साइड में भी आएंगे। तो जो लोग थे, जो मतलब जो लोग संभालते, क्योंकि जो फ्रेंच था वो कुछ बड़ा था, तो जो किंग ने कुछ जगह लोगों को दे रखी थी संभालने के लिए। तो जैसे कि वहाँ के जो प्रॉस्परस लोग थे वो संभालते थे जगह को, तो उन्हें लगा कि हमसे भी ये सारी चीज़ें छीन ली जाएगी। तो जो कंट्री साइड में लोग थे वो पहले खुद ही जाकर चार्ट्रिक्स, मतलब ये एक जगह होती है जहाँ पर रेजिडेंशियल होते हैं, रेजिडेंस चीज़ें होती है, सामान होते हैं, तो वो खुद जाकर वो खुद ही चले गए और वो अटैक करने लगे। जो लोग थे, जो प्रॉस्परस लोग थे, जो राजा की जगह को संभालते थे, वो खुद जाकर मतलब इस चार्टिक्स एक जगह है, बिग प्लेस होती है, इस पे अटैक करने लगे। एंड उन्होंने अटैक खुद पहले उन्होंने ही कर दिया। मीन्स क्यों? क्योंकि वो रूमर्स फैल गई थी कि यहाँ पे जो राजा है वो अटैक करवा रहा है लोगों के ऊपर। एंड देन क्या हुआ, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइज टू नेशनल असेंबली एंड एसेक्ट, मतलब कि इसके बाद राजा ने देखा कि मतलब सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रही है, बिगड़ रही है। तो जो लुई 16 है उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी। तो 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड और उन्हें अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम। टेल्स मतलब ये जो 10वां पार्ट देते हैं हम चर्च को अपने मतलब टैक्स के रूप में। तो इससे क्या हुआ कि अब ये तो राइट्स मिल गए, उन्होंने ये सब भी ठीक है कर दिया। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली मतलब उन्होंने वो सारी चीज़ों को अबॉलिश कर दिया कि हाँ ये सब ठीक है, उनके में टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, जो थर्ड स्टेट है उसे भी राइट्स होने चाहिए, ये सब बता दिया। एंड देन नेशनल असेंबली का ड्राफ्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। बट इसमें अभी भी लोगों को अच्छी तरीके से राइट्स नहीं मिले थे, क्योंकि वुमेंस को तो राइट मिले ही नहीं थे। एंड देन इसमें भी थर्ड स्टेट में कुछ लोगों को राइट्स मिले थे। मीन्स उस नेशनल असेंबली में दो लोग थे, एक एक्टिव सिटीज़न एंड पैसिव सिटीज़न। मीन्स पैसिव सिटीजन्स को तो कोई राइट्स ही नहीं थे। मतलब पैसिव सिटीजन्स वो थे जो बिल्कुल जो गरीब थे एंड उन्हें बिल्कुल भी कोई राइट्स नहीं थे कि वो वोट दे सके। एंड एक्टिव सिटीजन्स वो थे, वो आते थे इनके अंदर जिनकी जो 25 साल से ऊपर थे उम्र उनकी, और वो आदमियों को ही राइट्स थे कि वो वोट दे सकते हैं, और जो पे करते हो टैक्स को पे करते हो उन्हीं को राइट था वोट देने का। एंड ठीक है, अब क्या हुआ कि और इसका मतलब कैसे वो वोट करते थे कि जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब कि जो 50,000 इलेक्टर्स को चूज़ करेंगे, 50,000 मेंस को चूज़ करेंगे कि मतलब कौन हो सकता है उनका इलेक्टर्स जो एक्टिव सिटीजन्स में से मेन को चूज़ किया जाता था 50,000 50,000। एंड देन ये लोग चूज़ करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो उसमें लोग होते थे 745 मेंबर्स होते थे नेशनल असेंबली के। आई होप यू अंडरस्टैंड। मीन्स कि एक्टिव सिटीजन्स इनको चूज़ किया करते थे, मीन्स ये लोग इन्हीं में से आया करते थे। इलेक्टर्स ये थर्ड स्टेट में से ही आते थे, एक्टिव सिटीजन्स में से। एंड देन ये 50,000 पीपल्स चूज़ करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो जिनकी संख्या होती थी 745। देन क्या हुआ कि इन्हें ये सारी राइट मिल गई। एग्जीक्यूटिव जो होता था, मतलब कि पावर्स भी डिवाइडेड कर दी कि एग्जीक्यूटिव होंगे किंग, मोनार्शियल, जुडिशरी, जज, ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब नाउ लुई 16 अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब लुई 16 क्या है कि उसको लगा कि मतलब मेरी पावर जो है वो अब तो मैं कुछ हो ही नहीं, ऐसे लग रहा है उसे, फील हुआ कि मेरी तो कोई पावर ही नहीं है। एंड देन उसने क्या सोचा, ही अगेन थॉट टू डिफीट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसने सोचा कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट, मतलब कि उन्हें हटाऊंगा, नहीं ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो वो मतलब कि हेल्प मांगा उसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से, क्योंकि जो लुई 16 था वो ऑस्ट्रिया का दामाद था। तो दैट्स वाई
मतलब इन दोनों ने, और इन लोगों ने इसकी हेल्प क्यों की, क्योंकि अगर लुईस 16 को आज लोगों ने हटा दिया तो फिर इन्हीं को देखकर, जैसे कि अब यहाँ पे भी लोग राज, यहाँ पे भी मोनार्कियल सिस्टम था, तो अगर लुईस 16 हट गया तो यहाँ ऐसे ही देखकर यहाँ के लोग भी यहाँ की राजा को हटाएंगे, मतलब इनको भी देखकर कि हाँ हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। अनदर कंट्री ऑल्सो विल वांट टू कि मुझे भी, हमें भी क्या चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए एंड हम भी ऐसे रहना चाहते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने डर के मारे कि हमारे साथ भी कल को ऐसा ना हो कि हमें भी हटाया जाए, हमारे अगेंस्ट जनता खड़ी हो, तो इन लोगों ने क्या किया, इसकी हेल्प की, लुईस 16 की। बट लोगों को, मतलब कि नेशनल असेंबली को ऐसा पता चलता कि लुईस 16 ऐसा कुछ कर रहा है, हमारे अगेंस्ट वॉर करेगा, तो उनने, मतलब इन्होंने तो इसकी हेल्प की, बट बिफोर द नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया वार अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया 1792 को। ओके, एंड नाउ अब क्या हुआ कि वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, मतलब कि कौन कर रहा था, नेशनल असेंबली, क्योंकि इनने लुईस 16 ने कहा था इनके अगेंस्ट वॉर के लिए। एंड देन आर्मी गैदर टू वार ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, बट सो ये लोग हार जाते हैं। एंड देन क्या होता है, मतलब ये लोग हार जाते हैं, और मतलब इसमें जब वार चल रही थी तो कुछ लोगों ने मतलब होता है ना अपने देश के प्रति जब लड़ते हैं तो कुछ लोगों के लिए, देश के लिए कुछ अच्छी वो होती है। तो क्या हुआ कि जो ये रॉजर द एल्स क्या थे, इन्होंने, रॉजर द एल्स ने सॉन्ग गाया एज अ नेशनल एंथम। सबसे पहले इन्होंने गाया था मार्शलीज, जिसका नाम, नेशनल एंथम का नाम था मार्शलीज। मतलब कि ये लोग मतलब जब ये वॉर के लिए जा रहे थे तो इन्होंने क्योंकि इस अब सारे लोग इकट्ठा हो गए इस वॉर के लिए, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के लिए। तो जो लोग मतलब ग्रुप बनाकर गए थे, यहाँ से पेरिस से आए थे वो लोग, तो फ्रांस टू पेरिस गए थे, तो ये रॉजर द एल्स है, इन्होंने सॉन्ग गाया था नेशनल एंथम मार्शलीज, उसका नाम था नेशनल एंथम का मार्शलीज। बिकॉज मार्शलीज इसलिए रखा गया इस नेशनल एंथम का नाम क्योंकि ये मार्शल जगह से मतलब कि उस जगह से रह के, मतलब उस जगह से ये लोग चलना स्टार्ट किए थे, उस सिटी का नाम था मार्शल, इसलिए उन्होंने नेशनल एंथम का नाम रखा मार्शलीज नाउ। बट अब तो जीती नेशनल असेंबली, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रूशिया के अगेंस्ट जो झगड़ा हुआ था, मतलब कि नेशनल असेंबली के बीच में जो झगड़ा हुआ था इन दोनों के अगेंस्ट, तो उसमें विनर हुई नेशनल असेंबली। और अब क्या हुआ कि उसी में से ये जो झगड़ा चल रहा था वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल क्लब्स वो हुए उभरे, जैसे कि जैकोबिन क्लब्स। क्या था कि इसमें लोगों को, जैकोबिन एक क्लब था जहाँ पर लोग रहते थे, ये था एक्टिव लोगों का, नो सॉरी, ये पैसिव सिटीजन्स का था, क्योंकि इन लोगों के पास तो राइट्स थे नहीं। तो इन्होंने, और ये लोग जैकोबिन्स जो लोग थे वो रेड कैप पहना करते थे, बिकॉज रेड कैप का मतलब है कि ये है अंडर द स्लेवरी, एंड ये लोग स्लेवर्स हैं, एंड ये लोगों के अंडर रहते हैं, स्लेवरी हैं। और इनका लीडर था जैकोबिन्स क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। एंड देन ये लोग जो, मतलब इन लोगों में भी ना दो तरह के लोग रहते थे, एक जो फ्रॉक टाइप का ड्रेस पहनते थे वो प्रॉस्परस लोग थे, और जो जैकोबिन्स लोग थे वो स्ट्रिच टाइप की जींस पहना करते थे। मीन्स बिकॉज ये लोग अपने आप को अलग दिखाते थे प्रॉस्परस लोगों से, एंड इसलिए ये जो प्रॉस्परस लोगों से अलग तरह की ड्रेस पहनते थे। मीन्स क्योंकि प्रॉस्परस लोग फ्रॉक टाइप एंड पूरा पैर तक शूज़ पहनते थे, एंड बट जो जैकोबिन्स थे वो रेड कैप पहना करते थे, एंड क्योंकि ये अपने आप को शो करते थे कि हाँ हम अंडर द स्लेवरी हैं। एंड नाउ अब क्या हुआ, द इवेंट ऑफ द समर ऑफ 1792। इसमें क्या हुआ कि जो जैकोबिन्स हैं उन्हें स्कैरिसिटी ऑफ फूड को फेस करना पड़ रहा है। तो सारे लोग
और इनके पास भी वोटिंग राइट तो था नहीं, क्योंकि उस समय मैन को ही वोटिंग राइट था, और जिनकी एज है 25 से ऊपर एंड जो टैक्स को पे करता हो, दैट ये लोग ये एक इवेंट है। तो 10 अगस्त 1792 अटैक पैलेस ऑफ ट्यूलरीज वेयर लुई 16 लिव। अब क्या हुआ, ये जैकोबिन्स जो लोग थे इन्होंने, और जो सारे लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया ट्यूलरीज पे, जहाँ पर इस जगह लुई 16 रहता था। और उन्होंने कर दिया कि मतलब लुई 16 ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने पहले नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया एंड देन फिर उसने हमारे ही खिलाफ मतलब कि वॉर छिड़ दी, मतलब दूसरों से मिलकर और हमारे अपने ही लोगों में वॉर किया। तो इसलिए लोग इतना नाराज़ हो गए और उन्होंने लुई 16 को सोचा कि अब उसे प्रिजन में डाला जाए एंड गिव ऑल द पीपल वोट, मतलब कि सारे लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, मतलब जो जैकोबिन्स हैं उन्हें भी होना चाहिए। तो ऐसा हुआ एंड देन फिर तो लुई 16 को मतलब प्रिजन में डाल दिया एंड देन नाउ 21 सितंबर 1792 अबॉलिश मोनार्की को अबॉलिश कर दी एंड इस्टेब्लिश कर दिया रिपब्लिक होंगे सारे। सो आफ्टर द 16 वाइफ क्वीन मैरिया एंटोनेट डाइड, और मतलब कि इनकी वाइफ थी ये मैरी एंटोनेट डाइड। रिपब्लिक को इस्टेब्लिश कर दिया और मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। नाउ रेन ऑफ टेरर। अब रेन ऑफ टेरर क्या था कि मतलब लुई 16 तो अब तक से हट चुका है। अब क्या हुआ, इसके बाद जो राजा बना, मतलब कि जो यहाँ पर लीडर बना, वो था जैकोबिन क्लब का लीडर जो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। ये बना लीडर बिकन, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, बट द स्ट्रिक्टली, और ये जो रूल था ना ये बहुत स्ट्रिक्टली करता था, मतलब इसने बहुत ज़्यादा, कोई भी अगर इसके अगेंस्ट खड़ा होता था ना तो ये एक मशीन थी ग्लूटाइंट, और इसको मतलब कि ना इसका मतलब गुल्टी मीन्स मशीन पनिशमेंट, और इसे बनवाया गया था डॉक्टर ग्लूटाइन के द्वारा। इन्होंने इसे बनाया था डॉक्टर ग्लूटाइन ने। एंड देन इसमें क्या था कि अगर इसके अगेंस्ट या कोई भी जुर्म करता है तो लोगों का सर मशीन से मतलब कि अलग करवा दिया जाता था, मतलब कि उसके नीचे सर लगवाकर और मशीन को ऐसे काट देती थी, उसके सर को अलग करवा दे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोग बिल्कुल मतलब बहुत परेशान हो गए, ये भी बहुत बेकार था, क्योंकि ये इतने लोग उस समय मरे, क्योंकि ये हर इंसान को सिर्फ उससे रेन ऑफ टेरर का मतलब यही है कि लोगों को सर कलम करवा दिया करता था ये। एंड देन नाउ मतलब कि लेकिन जब लोग इससे नाराज़ हो गए तो आफ्टर पीपल अरेस्टेड मैक्सिमिलियन के जो लोग थे ना, जब मतलब कि मैक्सिमिलियन के जो साथ थे उन्होंने बोला कि मतलब कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करवाया, बल्कि वो और लोगों को मतलब कि इससे मरवा दिया करते थे ग्लूटाइन से। तो उन्होंने क्या करा, इसी को अरेस्ट कर लिया मैक्सिमिलियन को, और ग्लूटाइन को जुलाई 1794 में ग्लूटाइन के द्वारा मार दिया गया। एंड नाउ अब डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। अब क्या हुआ कि जैकोबिन गवर्नमेंट क्या है, गिर चुकी है, क्योंकि ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था वो जैकोबिन से ही था और इसने तो बहुत बेकार रूल किया। एंड नाउ अब किसका, क्योंकि जैकोबिन ग्रुप बेकार और जो लुई 16 है वो मर चुका है, तो उसके बाद किसका हुआ, अब आई मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास आई। कॉन्वेंशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोड्यूस हुआ, अगेन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को राइट्स मिले। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि 2 तरह की बनी, मतलब कि 5 मेंबर्स हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव में 5 मेंबर्स, सो दे आर फाइट आर्ग्यूमेंट्स इन ईच अदर, मतलब कि ना ये लोग अपने में सहमति नहीं हो पाते थे, क्योंकि नेशनल असेंबली है और एक्टिव पैसिव लोग हैं, तो ये लोग आपस में झगड़ने लगते थे जो नेशनल असेंबली के लोग थे। उसके बाद क्या हुआ, कौन आया, देन आर फाइट आर्ग्यूमेंट्स ईच अदर केम, नेपोलियन आया और इसने नेपोलियन बोनापार्ट आया, इस्टेब्लिश मोनार्की 1805 एंड देन इसने इस्टेब्लिश की मोनार्की 1805 में। अब
क्या हुआ कि वुमेन रोल इन द रिवॉल्यूशन, वुमेन्स का क्या रोल था रिवॉल्यूशन में, मीन्स क्योंकि बहुत से लोगों ने जब चले जाते थे, जैसे इनके हस्बैंड चले जाते थे, तो इनका क्या रोल था रिवॉल्यूशन में, मोर बर्डन आ जाता था। मतलब कि क्योंकि ये वुमेन्स भी बहुत परेशान थी, क्योंकि वुमेन्स को कहाँ एक पैसिव सिटीजन्स में इनरोल कर रखा था। एंड जो इनके ऊपर जब वुमेन चली जाती, जो इनके हस्बैंड है वो चले जाते थे वॉर में, तो इनको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए इसका कुछ घरों में इन्होंने काम किया पैसों को अर्न करने के लिए, और इनकी तो वेजेस भी लेस हुआ करती थी। पॉलिटिकल क्लब, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट मतलब ने भी इनको राइट्स नहीं दिए। फिर ये वुमेन्स ने भी डिमांड किया कि हमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर स्कूल ओपन करवाए गए, कंपलसरी कर दिया वुमेन्स के लिए भी स्कूल्स को। एंड देन एक वुमेन थी ओलंपी द गॉडेस, जिन्होंने 1748 से 1793 में मतलब सब कुछ देखा था। और ये भी देखा था कि जब न्यू एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, पर तभी भी वुमेन्स को कोई राइट्स नहीं मिले। नाउ अब ये सारे राइट्स मिले। नो फोर्स टू मैरिज फ्रीली, मतलब कि वुमेन को जॉब कर सकती है और उन्हें मैरिज के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। 1946 मतलब यही है कि गॉट राइट टू वोट, इक्वल वेजेस, वुमेन को भी राइट मिल गए। एंड नाउ लाइफ ऑफ स्लेवरी एंड रिवॉल्यूशन, मतलब कि नेपोलियन जो पार्ट थे वो कैसे उस समय जो स्लेवरी लाइफ थी वो तो सही नहीं थी। जैसे कि जो फ्रांस है, वो फ्रांस यहाँ था, वो क्योंकि फ्रांस के राजा ने बहुत सारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा था। अब लोग को तो राइट मिल गए, अब वो लोग दूसरी ज़मीन पे तो जा नहीं सकते काम करने के लिए। तो जो फ्रांस के किंग थे, वो जो लोग थे वो यहाँ पे जाया करते थे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी को इक्वल राइट्स दे दिए थे, तो इक्वल वो कुछ भी कर सकते थे। तो जो लोग थे अमीर लोग, वो क्या करते थे, वो यहाँ जाते थे अफ्रीका, टेक स्लेव्स यहाँ से, मतलब नेग्रोज से ये स्लेव्स लिया करते थे, ख़रीदते थे, और यहाँ से 3 मंथ की जर्नी के बाद ये लोग नॉर्थ अमेरिका पहुँचते थे। और इन लोगों से, जैसे कि बोर्डेक्स आज इतना अमीर है, नैंटेस, ये दोनों जो जगह है ये बहुत अच्छी है, प्रॉस्परस है, बिकॉज़ अफ्रीका बहुत मतलब कि शिप में इतने ज़्यादा लोगों को एक मतलब कि बहुत बुरी तरीके से डाल कर लेके जाया जाता था 3 मंथ की जर्नी में, और यहाँ पर काम करवाया जाता था। और फिर उसके बाद मतलब कि 3 मंथ की जर्नी, अब ये लोग अकेले तो यहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि इन्हें शिप में लाया जाता था। 3 महीने कौन जाएगा, मतलब कि ऐसे ही यहाँ पे ट्रेड चला जाता था। और यही था स्लेवरी, मतलब कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। 1848 अबॉलिश हुआ स्लेवरी। आफ्टर 1789 पीपल हैप्पी, पीपल खुश थे। 1804 नेपोलियन बोनापार्ट आए थे, लीडर बने थे वो फ्रांस के। लॉस प्राइवेट प्रोटेक्शन, अटैक पीपल स्लेव। 1855 डिफीट वाटरलू वॉर बोनापार्ट, मतलब कि लेकिन इस वॉर में वाटरलू एक वॉर हुआ था अगेंस्ट नेपोलियन बोनापार्ट, और क्योंकि ये भी इतना अच्छा नहीं था, इसने भी बहुत बेकार, इससे भी लोग अनहैप्पी हो गए, और इस वाटरलू के वॉर के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को भी हटा दिया गया। नाउ आपकी बुक में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जिसको ला पेरुबी के द्वारा पेंटिंग किया गया है। उसमें हर एक चीज़ कुछ ना कुछ बताती है, जैसे कि जो ब्रोकन चेन है उस पेंटिंग में, वो आपको फ्रीडम बताती है। द बंडल ऑफ रोड्स और फेस्कोस, मतलब कि इस टाइप की चीज़ है, मतलब कि अगर आप एक लोगे तो वो जल्दी टूट जाएगी, लेकिन अगर हम एक बंडल ऑफ रोड्स बना देते हैं तो वो हमें यूनिटी को दर्शाती है। ऐसे ही कि मतलब हमें फ्रांस के लोगों को कि हमें एक यूनिटी में रहना चाहिए। जैसे कि देखो, नेशनल असेंबली के लोग, उनको राइट्स मिल तो गए थे, बट वो आपस में ही झगड़ने लगे, तो फिर से नेपोलियन बोनापार्ट आ गया और उसने फिर से अपने अंडर में कर लिया लोगों को, फिर से लोगों को, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी नहीं थी इसलिए। अब नाउ द आई विद द रेडिएशन लाइट, मतलब कि जो ऊपर आपको एक आई है, आई वो हमें नॉलेज को दर्शाती है। सेप्टर क्या,
स्केप्टर क्या दिखाता है, सिंबल ऑफ रॉयलिटी पावर। स्नेक हमें बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, मतलब कि एक स्नेक है जो रिंग की तरह खुद की पूंछ को खा रहा है, तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी। रेड प्रिजन कैप, मतलब कि अब लोग फ्री हैं स्लेव से, क्योंकि रेड कैप इसलिए पहना जाता था कि जो लोग स्लेव थे अब वो लोग फ्री हैं। ब्लू वाइट रेड, जो नेशनल कलर था फ्रांस का। विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ को दर्शाता है। लॉ टैबलेट, ऑल आर बिफोर इक्वल लॉ, मतलब कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। सो यही था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड ये एक शॉर्ट वीडियो है, मतलब कि इसे मैंने बस एक रिकैप बनाया है। एंड अगर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो यू हैव टू विजिट टू अनदर चैनल। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई एंड प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।